नमस्कार, कैसे हो बच्चों। आज हम लेके आए हैं न्यूटन की गति के तीसरे नियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि तीसरा नियम होता क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं हमारी लाइफ में, और उससे रिलेटेड हमने थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करे। आज हम करने वाले हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी यहाँ पे हम इसे इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जब हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम आएगा, जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, उस टाइम पे ये बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो एक और बात बच्चों, यहाँ मैं जितने भी लेक्चर बनाती हूँ, मैं इसलिए नहीं बनाती कि तुम लोगों की 11th पास हो जाए। किस लिए बनाती हूँ? जिससे कि तुम अपनी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर सको, अभी से तुम तैयार हो सको। तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स, उनसे रिलेटेड ट्रिक्स, उनसे रिलेटेड किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं, वो सब आप अच्छे से अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो। ठीक है? तो हम यहाँ 11वीं पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पढ़ते हैं अपना कंपटीशन क्रैक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा नियम है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। कई जगह पे इसे रेखा नहीं बोल के संवेग संरक्षण का नियम भी बोल देते हैं। रेखीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी जो इसमें गति है वो एक सरल रेखा में गति को लेकर हम अपना संवेग संरक्षण का नियम निकालते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। करेक्ट। मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। ठीक है, मोमेंटम होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, P = mv। तो हमने यहां पे माना कि हमारे पास एक सिस्टम है, दो द्रव्यमानों का एक सिस्टम है। द्रव्यमान क्या है? m1 m2। इनका संवेग क्या है? p1 p2। अब क्योंकि हमारा ये निकाय, सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? निकाय। हमारा ये निकाय दो द्रव्यमानों से मिलके बना है, तो इस निकाय का कुल संवेग कितना होगा? P बराबर P1 प्लस P2। ये हमारा होगा निकाय का संवेग। देखो, आप इसे इस तरह से समझ सकते हो कि एक सिस्टम है जिसमें दो अलग अलग चीजें हैं, उन दोनों चीजों को जोड़ के वो चीज बन रही है। तो जैसे एग्जाम्पल हम ले लें, एक सीरियल आता था, दिया और बाती हम। करेक्ट? मम्मियों से पूछना, वो बताएंगी क्या है। तो उसमें क्या है? दिया है और बाती है, दो अलग अलग चीजें। दिए का कुछ और द्रव्यमान है, बाती का कुछ और द्रव्यमान, पर दोनों मिलके एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं। बाती के बिना दिया अधूरा, दिए के बिना बाती अधूरी। ठीक है? तो ऐसे ही हमारा ये दो द्रव्यमान मिलके एक सिस्टम को बना रहे हैं। अब हमने कहा कि हमारे द्रव्यमानों पर बल F1 और F2 कार्यरत है। अब बल इन पे कार्यरत है, तो अगर किसी समय के लिए हमने बल लगाया तो उसकी वजह से उसके संवेग में परिवर्तन होगा। हमने कहा कि हमने डेल्टा t समय के लिए F1 और F2 बल कार्यरत हुए M1 और M2 पे, तो संवेग में कितनी कमी आ गई? इसके आ गई डेल्टा P1, इसके आ गई डेल्टा P2। तो अब संपूर्ण निकाय, पूरे सिस्टम के संवेग में कितना परिवर्तन हुआ? हमने कहा डेल्टा P। वो डेल्टा P किसके बराबर होगा? डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2। अब क्योंकि ये डेल्टा T समय में, अगर हम इसे डेल्टा T से भाग कर दें सारे को, तो क्या हो जाएगा? ये कुछ याद आ रहा है यहाँ से? डेल्टा P बटे डेल्टा T। करो याद। अब क्योंकि हमारे डेल्टा T समय बहुत छोटा है, ठीक है ना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? dP बटे dt। क्योंकि डेल्टा T बहुत छोटा अगर हो जाए, dP1 बटे dt, dP2 बटे dt। याद नहीं आ रहा कुछ? dP बटे dt, डेल्टा P बटे डेल्टा T क्या होता था? न्यूटन का दूसरा नियम। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? कार्यरत बल के। अब देखो, कार्यरत बल इस पे कितना था? F1। dP1 बटे dt क्या हो गया? F1। dP2 बटे dt2 क्या हो गया?
F2 dp बटे dt। अब हमने कहा कि जो ये F1 बल है ये इस पे कार्यरत है, F2 बल है ये इस पे कार्यरत है। जो ये टोटल बल है इस द्रव्यमान m1 पे कुछ आंतरिक बल भी लग रहे होंगे, कुछ बाह्य बल भी लग रहे होंगे। तो ये टोटल बल दोनों को मिला के बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, F1 इंटरनल प्लस F1 एक्सटर्नल, ऐसे ही ये भी बना होगा। क्या लिख देंगे, F2 इंटरनल प्लस F2 एक्सटर्नल। अब यहाँ पे एक चीज देखो, M1 M2 तीसरे नियम से क्या था, ये दोनों भी एक दूसरे पे कुछ ना कुछ बल लगा रहे होंगे और वो दोनों बल आपस में बराबर होंगे और परिमाण में क्या होंगे, बराबर, और दिशा में विपरीत। कौन से बल लगा रहे होंगे ये, भाई देखो ये लगा रहा होगा, इस पे लग रहा होगा इंटरनल, इस पे भी कुछ। और एक और चीज बताई थी तीसरे नियम में हमने आपको कि जो ये बल लगते हैं, जो ये क्रिया प्रतिक्रिया युग्म होते हैं, ये आंतरिक बल होते हैं। तो F1 इंटरवल इसके द्वारा इस पे लगाया गया बल, F2 इंटरनल M2 के द्वारा M1 पर लगाया गया बल। तो क्या हो गए, ये बल हमारे आपस में बराबर हो जाएंगे और विपरीत होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, F1 इंटरवल बराबर F2 इंटरनल, करेक्ट। भाई ये देखो तीसरे नियम में हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास दो वस्तुएं हैं तो वो एक दूसरे पे बल लगाती हैं और ये बल आपस में परिमाण में बराबर पर दिशा में विपरीत होते हैं। अगर ये F1 है ये F2 है तो हम क्या लिख सकते हैं, F1 बराबर माइनस F2। माइनस क्या दिखाता है, माइनस दिखाता है इसकी दिशा को कि ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में लग रहे हैं। अब अगर ये विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो यहाँ पे भी तो क्या है, और जो ये बल होते हैं क्रिया प्रतिक्रिया युग्म, ये आंतरिक बल होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, F इंटरनल बराबर F2 इंटरनल, सॉरी यहाँ क्या आएगा माइनस, ये क्या दिखाएगा, दिशा को, एक दूसरे की विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो अब रख दो मान, जैसे हम ये बोल सकते हैं F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल बराबर 0, करेक्ट। अब देखो यहां से F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल बराबर 0 हो गया, तो मैं इसे लिख सकती हूँ F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। अब इसमें बच्चे अब सोचेंगे भाई ये एक्सटर्नल बल क्या है, एक्सटर्नल बल जो बाहर से हम लगाएंगे जिसकी वजह से उसके संवेग में परिवर्तन हो रहा है। संवेग में परिवर्तन कब होगा, जब हम बल को बदल रहे हैं, ठीक है ना, या बल की वजह से उसकी गति में परिवर्तन हो रहा है जिसकी वजह से संवेग में परिवर्तन होगा। तो इस बल का जो बाह्य रूप था वो हमारे पास यहाँ आ गया F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। इसे हम क्या लिख देंगे, टोटल बल F एक्सटर्नल। कैसे लिखा, भाई देखो इस पे बाह्य बल लग रहा है F1, इस पे बाह्य बल लग रहा है F2, पूरे सिस्टम पे हमने क्या कहते हैं, बाह्य बल लग रहा है F एक्सटर्नल, जो बराबर है एक्सटर्नल मीन्स बाह्य, इंटरनल मीन्स आंतरिक, F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। अब ये था हमारा dp बटे dt। अब किसी वजह से अगर इफ बाह्य बल शून्य हो जाए तो क्या हो जाएगा, dp बटे dt बराबर 0, dp बराबर 0, ये इधर जाएगा तो 0, दोनों जगह का इंटीग्रल करोगे तो क्या आ जाएगा, p बराबर कांस्टेंट। निकाय का संवेग जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अब इसमें एक और चीज जो हम ये कहते हैं ना, निकाय का जो संवेग होगा वो कांस्टेंट होगा, इसमें हमने कहा था कि कुछ बल लगा, इसका कुछ बदला, इसका कुछ बदला, पर टोटल का मिला के जो पहले था वो ही बाद में रहेगा। तो P कांस्टेंट का मतलब क्या होता है हमारा, P इनिशियल बराबर P फाइनल, ये होता है मीनिंग P कांस्टेंट का। जो संवेग पहले था बल लगने से वही संवेग बल लगने के बाद भी होगा, और यही होता है हमारा संवेग संरक्षण का नियम। बच्चे से बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बोलते हैं संवेग संरक्षण का मीनिंग अगर बाह्य बल 0 है, हमेशा ध्यान रखो क्या बोल रहे हैं, बाह्य बल, ठीक है, बल नहीं बोल रहे हैं, बाह्य बल अगर 0 है तो हमारा संवेग
नियत होता है, कांस्टेंट होता है। पर जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हम ये करने लग जाते हैं। भाई पी कांस्टेंट होने का मीनिंग यही तो है, जो पहले था बल लगने के बाद भी वही है। जैसे आप एग्जाम्पल अगर आपको ले लो कि आप जैसे हो, मम्मी का थप्पड़ लगने के बाद भी वैसे ही रहोगे और मम्मी का थप्पड़ लगने से पहले भी वैसे ही थे, करेक्ट। मम्मी को किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, आप अभी भी ढीठ हो, थप्पड़ लगा मीन्स बल लगा आपके ऊपर, आप तभी के तभी भी ढीठ हो। तो जो ये आपका ढीठ बना है ना, ये क्या है, ये है संवेग। थप्पड़ से पहले भी वही, थप्पड़ के बाद भी वही, ठीक है। तो ये होता है हमारा संवेग संरक्षण का नियम। तो जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें तो हमारा क्या था, दो द्रव्यमान थे, निकाय हमारा स्थिर अवस्था में हमने रखा हुआ था, फिर बल लगाया। या आप ये कह दो कि एक एक्स डायरेक्शन में रेखीय संवेग हम देख रहे थे। पर अगर हमारा सिस्टम समतल में गति कर रहा है, मीनिंग उसमें एक्स डायरेक्शन भी आ रहा है, उसमें वाई डायरेक्शन भी आ रहा है, तो भी क्या हम कह सकते हैं कि संवेग संरक्षित होगा? हाँ, अगर आपका जिस डायरेक्शन में आप संवेग की बात कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपका बाह्य बल 0 हो जाए तो आपका संवेग संरक्षित होगा। कहने का मतलब ये है। एक्स अक्ष की दिशा में हम क्या लिख सकते हैं, dpx बटे dt, fx एक्सटर्नल। तो एक्स अक्ष की दिशा में लगा हुआ बाह्य बल अगर 0 हो जाए, fx एक्सटर्नल बराबर अगर 0 हो जाए तो px हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ऐसे ही अगर मैं y अक्ष ले लूं तो क्या हो जाएगा, dpy बटे dt बराबर fy एक्सटर्नल। तो py हमारा क्या हो जाएगा, इफ यदि y दिशा में लगा हुआ बाह्य बल अनुपस्थित है या 0 है तो py बराबर कांस्टेंट, करेक्ट। और जो ये हम कह रहे हैं ना कि बल 0 है, कभी भी ये नहीं कहना कि बल 0 है। बल कभी 0 नहीं होता किसी भी वस्तु पर, हमेशा उस पे कोई ना कोई बल लगा होता है। हम क्या कह रहे हैं, बाह्य बल अगर 0 है, मीनिंग उस पे अगर कोई एक्स्ट्रा बल नहीं लग रहा है, कोई भी वस्तु हो उस पे हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल तो लगी रहा है ना, mg तो लगी रहा है ना नीचे की तरफ को, और गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी दूसरी वस्तु के कारण उस पर आकर्षण बल भी लगी रहा होता है। आप सतह पे खड़े हो तो प्रतिक्रिया भी लगी रही होती है, ठीक है ना। तो ये कभी मत कहना कि बल 0 है। हम क्या कह रहे हैं, कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि F एक्सटर्नल बराबर 0, कोई बाह्य बल अभी कार्यरत नहीं है और जो उस पे फिलहाल बल लगे हुए हैं वो संतुलित हैं, ठीक है। तो py भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये जो मैं बोल रही हूं इसे कैसे समझ सकते हो, इसे आप ऐसे समझ सकते हो, देखो ये दो पिंड थे, ठीक है, ये ऐसे गति कर रहे थे, फिर अभी तक तो ये सीधे सीधे गति कर रहे थे। अब क्या हुआ कि मैंने बल लगाया और इसे मैंने इधर को ऐसे मोड़ दिया, बल लगाया और इसे भी इधर को मैंने ऐसे मोड़ दिया, तो अभी तो एक्स में थे, अब तो किसी और दिशा में हो गए, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम इस दिशा में कार्यरत बल देखेंगे कि वो 0 है या नहीं है, कुछ समय बाद हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई बाह्य बल लग ही नहीं रहा है, अपने आप हो गया। अपने आप कैसे हो गया, ऐसे में ये मान लो कि ये दो कंचे हैं और ये सीधे सीधे चल रहे हैं, ये कंचा तेज चल रहा है, ये कंचा धीरे चल रहा है। इस कंचे ने आके इसमें टक्कर मारी, जरूरी थोड़ा ना ये सीधा ही जाए। टक्कर मारने के बाद जब इसने टक्कर मारी तो क्या हुआ, जो ये छोटा कंचा था ये इधर को चला गया, बड़ा कंचा इधर को चला गया। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, हम एक्स और वाई दिशा में घटक निकाल लेंगे इनके वेग के, और फिर हम देख लेंगे कि हमारा बाह्य बल 0 है। तो फिर हम अपना ये संवेग संरक्षण का नियम लगा के जो कुछ भी उन्होंने पूछा है वो आप निकाल दोगे। तो जरूरी नहीं है कि आप यही कहो कि केवल वो सीधा सीधा चलेगा तभी उसका संवेग संरक्षित होगा। जो संवेग कुछ समय पहले था वही संवेग कुछ समय बाद भी होगा। अब इसमें एक और चीज हमने कहा कि अगर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है तो ही संवेग संरक्षित होगा। क्या यही एक कारण है? नहीं,
एक और कारण है, बाह्य बल भी कार्यरत है पर फिर भी संवेग संरक्षित रहता है। कैसे? तो ये हमारी जो इक्वेशन आई थी, इक्वेशन थी हमारी dp बटे dt बराबर F एक्सटर्नल। मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ dp बराबर F एक्सटर्नल dt। और हम जानते हैं कि बल और समय के द्वारा बने हुए ग्राफ का घेरा क्षेत्रफल क्या होता है? संवेग परिवर्तन। ये हमने पढ़ा था इम्पल्स में। इम्पल्स में हमारा क्या होता है? टी एफ, मान लो ये ग्राफ है, तो जो ये घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये होता है इम्पल्स के बराबर, जिसे हम दिखाते हैं हमारे जे से। अब क्योंकि गति के दूसरे नियम से हम क्या कहते हैं, dp बटे dt बराबर f हो गया। सो f dt किसके बराबर हो गया? dp के। तो j बराबर dp। इंपल्स आपका क्या हो गया? संवेग परिवर्तन के बराबर। तो इस केस में यदि dt हमारा 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा? dp बराबर 0, p बराबर कांस्टेंट। तो बाह्य बल 0 नहीं है, फिर भी आपका संवेग संरक्षित है। तो कुछ केसेस हमारे ऐसे होते हैं जिसमें आपका बाह्य बल 0 ना होने पर भी आप अपने संवेग संरक्षण के नियम को अप्लाई कर सकते हैं। पर हमारा जो कोर्स है उसमें मोस्ट ऑफ टाइम हमारे पास 99% वो ही केस आएंगे कि P कांस्टेंट है इफ F एक्सटर्नल इज 0। संवेग तभी संरक्षित होगा जब बाह्य बल हमारा 0 होगा। तो हमारी कुछ विशेष परिस्थितियां भी होती हैं। विशेष परिस्थितियों को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? स्पेशल केसेस भी होते हैं जिसमें हमारा संवेग संरक्षण का नियम लगता है। उनमें से एक होता है दो पिंडों के लिए रेखीय संवेग संरक्षण। तो समझते हैं कैसे। हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे एक पिंड है और एक छोटा है, ये m1 है, ये m2 है, ये u1 वेग से जा रहा है प्रारंभिक, ये प्रारंभिक वेग u2 से जा रहा है। ठीक है, तो इसका संवेग कितना हो जाएगा? हमने कहा कि इसका संवेग p1 और इसका संवेग p2 है। अब इसमें एक चीज देखो, हम बोल रहे हैं कि ये दोनों टकराने वाले हैं। तो कब टकराएंगे? जब ऑब्वियसली पीछे वाला तेज चल रहा हो, आगे वाला धीरे चल रहा हो, तभी तो ये पीछे वाला आके इसमें टक्कर मारेगा। तो यहां हमने बोल दिया कि ये दोनों टकराते, जिस टाइम पे ये टकराते हैं ये उस टाइम का है। ये m1, ये m2। जब ये एकदम टकराए, कुछ सेकंड के लिए टकरा के फिर अलग होंगे ना, तो ये टकराने के समय का है। फिर टकराने के बाद क्या होता है? ये m1 हो गया और ये हमारा m2 हो गया। अब इसका क्या हो गया? वेग धीरे हो गया और ये तेज चलना शुरू हो गया। तो जो ये एरो है, ये तीर के निशान क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है वेग का परिमाण कितना है। बड़ा है तो वेग इसका मतलब ज्यादा है, तीर की लंबाई कम है तो वेग हमारा कम है। हम दिखाते थे ना वेक्टर, भाई वेग हमारा क्या है? यहाँ पे वेक्टर है। वेक्टर को हम इस एरो के निशान से दिखाते थे। एरो का निशान आगे का तीर तो दिखाता है दिशा को और इसकी लंबाई दिखाती है उसके परिमाण को। तो अब यहाँ पे आओ, हमने कहा कि शुरुआत में एक m1 द्रव्यमान का टुकड़ा और एक m2 द्रव्यमान का पिंड, हमारे दोनों गति कर रहे हैं u1 और u2 वेग से। उनके संवेग है p1 और p2। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि जब वो दोनों ये है टकराने से पहले, यहां हम क्या लिख दें? टकराने से पहले। ये क्या है? टकराने के बाद। और ये टकराते समय। ठीक है, तो जब ये दोनों टकराएंगे, टकराए हैं, तो m1 इस पे बल लगाएगा, m2 इस पे बल लगाएगा। हमने कहा कि m1 ने f2 पे कितना बल लगाया? F21। पिंड m1 द्वारा f2 पे लगाया गया बल F21। पिंड m1 पे m2 के द्वारा लगाया बल F12। F12 क्या है? पिंड 1 पे पिंड 2 के द्वारा लगाया गया बल। F21 क्या है? पिंड 2 पे पिंड 1 के द्वारा लगाया गया बल। ठीक है, तो अब जब ये बल लगा रहे हैं तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार हमें पता है क्या होता है?
डेल्टा P बटे डेल्टा T बराबर F। बल लगाने पर संवेग में परिवर्तन होता है। अब हमने कहा कि m1 के संवेग में परिवर्तन हुआ डेल्टा P1, m2 के संवेग में परिवर्तन हुआ डेल्टा P2। ठीक है, कुल संवेग में कितना परिवर्तन हुआ? ये दोनों अभी मिले हुए हैं तो ये एक निकाय सा बन गया। ठीक है, एक सिस्टम बन गया ना, दोनों अभी मिले हुए हैं तो ये हमारा एक सिस्टम बन गया। तो इस सिस्टम का कुल संवेग परिवर्तन कितना हुआ? डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2, या मैं से ये भी कह सकती हूँ डेल्टा P1 प्लस P2। क्या इस पे कोई बाह्य बल लग रहा है इस सिस्टम पे? नहीं। जो ये F12 और F21 है ये तो हमारे आंतरिक बल है, दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं तो ये हमारे आंतरिक बल है, बाह्य बल तो कोई भी नहीं लग रहा है। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या होता है कि हमारा क्या डेल्टा P बटे डेल्टा T बराबर F। और संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि अगर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो संवेग हमारा डेल्टा P बराबर 0 हो जाएगा, P हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, ये हमारा एक सिस्टम बन गया, दोनों पास में है, आंतरिक बल लग रहे हैं पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। तो इस निकाय का कुल संवेग कितने के बराबर हो जाएगा? 0। तो क्या मैं बोल सकती हूँ जब डेल्टा P1 प्लस P2 बराबर 0 हो गया तो P1 प्लस P2 बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। P1 हमारा क्या है? M1U1 प्लस P2 हमारा क्या है? M2U2 बराबर 0। अगर आप अपनी बुक में न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो वो इस फॉर्मूले से करे हुए, पर हम इससे नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे हमारे इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बिगनिंग में भी हमने क्या कहा, संवेग संरक्षण का मीनिंग क्या है कि बल लगने से पहले और बल लगने के बाद का जो संवेग है दोनों को हम बराबर रख देंगे और फिर हम न्यूमेरिकल को अपना सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें हमने कहा कि हमारा अब ये तो टकराते समय था, टकराने के बाद क्या हुआ, इसने इसे कुछ गति दे दी। भाई आप एक छोटा कंचा ले लो, एक बड़ा कंचा ले लो। बड़ा कंचा तेजी से आके पीछे से अगर छोटे को मारेगा तो क्या होगा, छोटा तेजी से आगे जाएगा और ये थोड़ा धीरे चलने लगेगा, तो इसका वेग परिवर्तन हो गया। तो टक्कर लगने के बाद जो इसका संवेग हुआ वो क्या हो गया, M1V1 M2V2। पर हम क्या कह रहे हैं, दो पिंडों के लिए भी हमारा संवेग संरक्षित होगा। तो टक्कर से पहले जो संवेग था और टक्कर के बाद जो संवेग है दोनों हमारे बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, P इनिशियल बराबर P फाइनल। क्या बोल दिया मैंने, इनिशियल बराबर P फाइनल। P इनिशियल क्या है हमारा, टक्कर से पहले P1 प्लस P2 कितना हुआ, M1U1 प्लस M2U2। M1U1 प्लस M2U2 बराबर टक्कर के बाद संवेग क्या हो गया, M1V1 प्लस M2V2। M2V2 करेक्ट। तो अब क्या करो, M1 को एक जगह रख दो, M2 को एक जगह रख दो, तो M1U1 माइनस M1V1 M2U2 माइनस और ये प्लस M2V2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करी, M1 कॉमन ले दिया, U1 माइनस V1 बराबर M2 कॉमन ले दो माइनस के साथ U2 माइनस V2। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान दो, तो वेग बदल रहा है। संवेग हमारा क्या होता है, P बराबर mv, द्रव्यमान गुणा वेग का गुणनफल। वेग बदल रहा है, प्रारंभिक वेग U1 था, बाद में V1 हो गया, तो संवेग कुछ बदल गया। ये टक्कर से पहले की बात हो रही है। टक्कर के बाद क्या हुआ, प्रारंभिक वेग कुछ था, अंतिम वेग कुछ और हो गया, तो यहाँ पे भी बदल गया। ठीक है ना, तो टक्कर से पहले M1U1, टक्कर के बाद M1V1, तो संवेग परिवर्तन हुआ, M2U2 M2V2 हुआ, तो संवेग परिवर्तन हमारा हो गया। पर इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, माइनस। इसका मतलब क्या है कि जो संवेग परिवर्तन हो रहा है वो बराबर है पर उसकी दिशा विपरीत है। तो इसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करें तो कैसे समझ सकते हैं, बहुत सिंपल सा प्रूफ है।
इतना कुछ बहुत बड़ी चीज ये है नहीं, ठीक है। तो अब इसे देख लेते हैं। हमने क्या कहा, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद ये चीज चल रही थी हमारी, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या कह दिया, ये 2 किलो का है और ये 1 किलो का पिंड है, ठीक है। ये कितने वेग से जा रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड के। ये कितने वेग से जा रहा है, 1 मीटर प्रति सेकंड के, ठीक है ना। अब मैं क्या कह रही हूं, ये द्रव्यमान तो बराबर ही रहेंगे, ये 2 kg का, ये 1 kg का ही रहेगा। इसका वेग क्या हुआ, टक्कर के बाद घट के कितना हो गया, 1 मीटर प्रति सेकंड। और इसका वेग बढ़ के कितना हो गया, हमने कहा 3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो चलो अब निकालो, देखते हैं संवेग टक्कर से पहले और टक्कर के बाद बराबर है क्या। मैंने यही तो बोला, टक्कर से पहले का संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद के संवेग के। टक्कर से पहले का संवेग क्या है, P1 प्लस P2 मीन्स M1 U1 प्लस M2 U2। M1 कितना 2, U1 कितना 2, M2 कितना 1, U2 कितना 1। तो कितना होगा, 2 दूनी 4 प्लस 1, 5 मीटर प्रति सेकेंड। सॉरी 5 का हमारा हो गया संवेग, ठीक है। अब टक्कर के बाद का देखो, P1 डैश बोल देते हैं, P2 डैश कितना हो गया, M1 V1 प्लस M2 V2। M1 कितना 2 kg, V1 कितना 1 प्लस M2 कितना 1 kg, V2 कितना 3, 2 प्लस 3 5, इसका न्यूटन सेकंड होता है इसका मात्रक, ठीक है। तो कितना देखो, अभी भी इतना ही रहा, अंदर बदल रहा है पर बाहर अभी भी टोटल उतना ही है। जो सिस्टम है 2 बॉडी से मिलके बना है, 2 पिंडों से मिलके बना है, तो उन पिंडों का तो संवेग बदल रहा है, पर जो पूरा निकाय है उसका संवेग अभी भी वो ही है। अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूं, आपके पास एक मिठाई का डब्बा है 1 किलो का, ठीक है। उसमें आधी किलो समोसे हैं, सॉरी मिठाई के डब्बे में समोसे नहीं 1 किलो के डब्बे में उसमें आधी किलो आपके रसगुल्ले हैं, आधी किलो आपकी जलेबी है। तो डब्बा टोटल कितना है, अभी भी 1 किलो का डब्बा ही है, रसगुल्ले आधी किलो, जलेबी आधी किलो। अब मैंने क्या किया, उसमें जलेबी मैंने 250 ग्राम कर दी और रसगुल्ले मैंने 750 ग्राम कर दिए। तो क्या डिब्बे में कुछ फर्क पड़ा, डिब्बा तो अभी भी 1 किलो का ही है। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, इसका संवेग पहले भी 5 था, इसका संवेग पूरे सिस्टम का निकाय बोल रहे हैं हम कि ये M1 M2 दोनों मिलके एक निकाय बना रहे हैं। तो इस पूरे निकाय का, सिस्टम का टकराने से पहले संवेग कितना था, 5 था। टकराने के बाद भी संवेग कितना है, 5 ही है। 2 इसके जो, यद्यपि इसके जो पिंड हैं, जिन पिंडों से ये मिलके बना है, उनके संवेग बदल रहे हैं। देखो M1 का संवेग टक्कर से पहले 4 था, टक्कर के बाद 2 हो गया। M2 का संवेग टक्कर से पहले 1 था, टक्कर के बाद 3 हो गया, ठीक है। तो पिंडों के संवेग तो बदल रहे हैं, पर इन पिंडों को मिला के जो हमारा सिस्टम बन रहा है टोटल, उसका संवेग अभी भी बराबर ही है, ठीक है। तो एक और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है और उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं, होते हैं गन का, कि गन से गोली चली तो जो हमारी गोली होगी उसकी रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी, प्रतिक्षेपित वेग कितना होगा। तो उसमें हमारा होता क्या है, जब बंदूक होती है और उसके अंदर गोली होती है तो कुछ ऐसा सा होता है ना, ये आपकी बंदूक हो गई, करेक्ट, और अभी ये बंदूक चली नहीं है, तो इसके अंदर ये गोली अभी रखी हुई है। नहीं, वैसे गोली तो यहाँ रखी होती है ना ये इसके अंदर गोलियां भी रखी हुई हैं, तो हमने माना कि हमारी बंदूक में केवल एक ही गोली है। तो इस टाइम पे क्या है, बंदूक का कुछ द्रव्यमान है, गोली का कुछ द्रव्यमान है। बंदूक का द्रव्यमान हमने मान लिया M1 है, गोली का द्रव्यमान हमने मान लिया M2 है। अभी क्या, ये भी तो एक सिस्टम ही हो गया ना, जो बंदूक और गोली दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। प्रारंभ में क्या है, दोनों की दोनों रेस्ट पे है, विराम अवस्था में है, तो इनके वेग कितने हो गए, U1 बराबर U2 बराबर
0 हो गया, करेक्ट। अब जब ये हमारी बंदूक चली, तो जब बंदूक चली, आपने ऐसे बंदूक पकड़ी हुई है, तो जब आप उसे चलाते तो ऐसे पीछे धक्का लगता है, करेक्ट। बंदूक ऐसे चलाई तो पीछे धक्का लगता है, क्यों? जब ये बंदूक चली तो ये गोली बाहर निकली, ठीक है, किसी वेग से, गोली को कोई वेग मिल गया। अब इस बंदूक ने गोली पे कुछ बल लगाया जिसकी वजह से गोली आगे गई। हमने कहा कि गोली को हम कह देते हैं बुलेट, बंदूक को गन, तो बुलेट पे गन के द्वारा लगाया गया बल, तभी क्रिया प्रतिक्रिया तो होगी। तो ये बुलेट भी तो इस बंदूक पे गन बल लगाएगी, इसने इस पे बल लगाया एफ जी भी, ये आगे गई, ये भी पीछे गई, ठीक है, ये आगे गई, इस पे बल लगा तो ये भी पीछे गई। तो अब क्या हुआ, इसका वेग हो गया कुछ, हाँ गोली का मान लो आप v2, गन का हो गया वेग कुछ v1, पर हमारा संवेग संरक्षण का नियम यहां पर भी लगता है। तो जितना संवेग पहले था उतना ही संवेग बाद में होगा। तो क्या लिख लेंगे, p इनिशियल बराबर p फाइनल, करेक्ट। p इनिशियल क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर p फाइनल क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। अब प्रारंभिक वेग दोनों के दोनों विराम पे है, ये 0 प्लस 0 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। तो हमारा क्या हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर 0। तो जब भी हम इस टाइप के न्यूमेरिकल करते हैं हम यहां से शुरू करते हैं, बुक में हमेशा यहां से दिया हुआ है। तो ये कैसे 0 के बराबर हो गए, ये ऐसे 0 के बराबर होता है। तो हमेशा न्यूमेरिकल हम शुरू करेंगे p इनिशियल बराबर p फाइनल के साथ में। और अब जो ये यहाँ पे ये चीज FGB और FBG क्या है, आंतरिक बल है, दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, तो ये हमारे आंतरिक बल है। तो इसलिए हम इस पे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लगा पाते हैं, क्योंकि इस पे बाह्य बल कुछ भी नहीं है। गोली और बंदूक के पूरे सिस्टम पे कोई भी बाह्य बल नहीं है, बस दोनों एक दूसरे पे आंतरिक बल लगाती हैं। अब एक और चीज, क्या हमारी जो ये बंदूक का द्रव्यमान है इसको घटाने बढ़ाने से हमारे प्रतिक्षेप वेग जो होता है उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? इसमें देखो हमारा क्या हो रहा है, जब हम बंदूक को ऐसे चला रहे हैं, ठीक है, तो गोली आगे जाती है, गोली बंदूक पे कुछ बल लगाती है, बंदूक गोली पे कुछ बल लगाती है। क्योंकि गोली का द्रव्यमान बंदूक के द्रव्यमान के सापेक्ष बहुत कम है, ठीक है ना, वो ग्राम में होती है, वो किलो में हो जाती है। तो गोली बहुत तेजी से जाती है, बंदूक थोड़ा कम वेग से हमारे पीछे की तरफ को आएगी। अब अगर मैं ये कह दूं कि गोली तो हमने समान भार की ले ली, एक आपने हल्की बंदूक ले दी, एक आपने भारी बंदूक ले दी, तो जब आप दोनों बंदूक को चलाएंगे तो किस बंदूक में ज्यादा झटका लगेगा, हल्की में या भारी में? ऑब्वियस हल्की बंदूक में, क्योंकि हल्की बंदूक है तो उसके लिए जितना गोली वेग लगा रही है वो उसमें कुछ ज्यादा त्वरण उत्पन्न करेगी, भारी चीज के लिए त्वरण कम होगा। सिंपल सी बात है भाई, आपके सामने एक मोटा इंसान खड़ा है, एक पतला सा इंसान खड़ा है, आप सेम हो धक्का देने वाले, आप सेम बल से, समान बल से दोनों को धक्का दो, कौन सा ज्यादा दूर जाएगा? ऑब्वियसली हल्के वाला, क्योंकि उसका बल, उसका जो भार है वो कम है। सेम चीज यहाँ पे, गोली तो समान है और वो धक्का किसे दे रही है? बंदूक को, पर एक बंदूक हल्की है, एक बंदूक भारी है, तो जो भारी बंदूक है वो पीछे की तरफ ज्यादा वेग से जाएगी, तो इसलिए आपके कंधे में चोट लगने की आशंका रहती है। अब हम देखते हैं संवेग संरक्षण के नियम से हम तीसरे नियम की उत्पत्ति कैसे कर सकते हैं। तीसरा नियम यानी न्यूटन के तीसरे नियम की उत्पत्ति कैसे कर सकते हैं। तो हमने जो अभी केस अपना डिस्कस किया उसी में हमारा क्या था कि जब दोनों पिंड टकराए थे, ठीक है, टकराते समय एक दूसरे के अंदर घुसे नहीं है, बस टकराए हैं, ठीक है, तो इसका द्रव्यमान कितना था? m1, इसका द्रव्यमान था m2। तो जब ये टकराए, m1 ने m2 पे कुछ बल लगाया, m2 ने m1 पे कुछ बल लगाया, वो बल हमने क्या बोल लिए? m2 के द्वारा m1 पे लगाया गया बल F12, m1 के द्वारा m2 पे
M1 के द्वारा लगाया गया बल F21 हो गया। ठीक है, अब क्योंकि इस टाइम पे ये हमारे क्या है, टकरा रहे हैं, दोनों पास में है, तो हमने इसे एक सिस्टम की तरह मान लिया। ठीक है, एक और चीज जो हमारा संवेग परिवर्तन किसके बराबर होता है, आवेग के। ये आवेग की वीडियो में आपको मिलेगा कि संवेग परिवर्तन की दर आवेग के बराबर कैसे होती है। ठीक है, आवेग हमारा क्या होता है, बल गुणा समय। अब हमने कहा कि M1 M2 पे बल लगा रहा है, M2 M1 पे बल लगा रहा है, वो बल किसी समय t के लिए लग रहा है। संवेग परिवर्तन हमारा होता है आवेग के बराबर। माना इसके संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा P1, इसके संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा P2। तो हम कैसे लिख सकते हैं, आवेग क्या है, बल गुणा समय, तो संवेग परिवर्तन डेल्टा P बराबर F1t टू डेल्टा T और डेल्टा P2 ये P1, P2 बराबर क्या हो जाएगा, F21 डेल्टा T। अब हमने क्या कह दिया कि जब ये दोनों टकरा रहे हैं तो ये पूरा का पूरा एक निकाय की तरह है। ठीक है, तो इसका कुल संवेग परिवर्तन कितना हो जाएगा, कुल संवेग परिवर्तन डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2, या हम कह सकते हैं डेल्टा P1 प्लस P2, कुछ भी बोल लो, ये भी बोल लो तो भी ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो, जो ये निकाय है, क्या इस पे कोई बाह्य बल है, F12 और F21 हमारे क्या है, आंतरिक बल है। हमेशा बता रही हूं, ये हमारे आंतरिक बल है, जो पिंड एक दूसरे पे लगा रहे हैं वो आंतरिक बल है। इस पूरे सिस्टम पे तो कोई बल नहीं लग रहा। ठीक है ना, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या हो जाएगा, F बराबर डेल्टा P बटे डेल्टा T। कोई बल नहीं है कार्यरत बल, हमारा बाह्य बल शून्य है, तो डेल्टा P बराबर 0 हो जाएगा। ये देखो कुल परिवर्तन क्या है निकाय का, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2, पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। F एक्सटर्नल 0 है, हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 बराबर 0, या डेल्टा P1 बराबर माइनस डेल्टा P2। P1 डेल्टा P1 हमारा क्या है, F12 डेल्टा T, F12 डेल्टा T बराबर माइनस F21 डेल्टा T, डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल, F12 बराबर माइनस F21। क्या है ये, न्यूटन की गति का तीसरा नियम ही तो है, क्रिया प्रतिक्रिया बलों का युग्म। एक पिंड दूसरे पिंड पे बल लगा रहा है, दूसरा पिंड पहले पिंड पे बल लगा रहा है, दोनों बलों का परिमाण बराबर है पर दिशाएं विपरीत हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। इन्होंने हमें कहा कि हमारे पास दो पिंड हैं, एक 4 किलोग्राम का है, एक 2 किलोग्राम का है। पहला पिंड हमारा जा रहा है किस गति से, 5 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा पिंड हमारा जा रहा है 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब इन्होंने कहा क्योंकि ये हमारा तेज जा रहा है तो ये जाके इसमें टक्कर मारेगा। टक्कर मारने के बाद क्या हुआ, जो 4 केजी का पिंड है ये चलना शुरू हो गया 2 मीटर प्रति सेकेंड से। तो इन्होंने पूछा है जो ये 2 केजी का पिंड है ये किस वेग से चलेगा टकराने के बाद। तो इसमें एक और चीज देखो, सबसे पहले तो हमारे अगर हम इस पूरे को एक सिस्टम मान ले तो क्या कोई बाह्य बल कार्यरत है, नहीं। बाह्य बल क्या है हमारा, F एक्सटर्नल इसमें 0 है। F एक्सटर्नल 0 है तो हम लगा सकते हैं अपने संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियमानुसार। ऐसे तो लिखते हैं ना, क्या होता है P इनिशियल बराबर P फाइनल। अब P इनिशियल कैसे हम लिखेंगे, M1 U1 प्लस M2
U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। अब देखो इसमें इन्होंने हमें M1 क्या दिया है 4 kg, M2 क्या दिया है 2 kg। M1 का प्रारंभिक वेग क्या है 5, तो इसका मतलब U1 क्या है 5 मीटर प्रति सेकेंड। U2 क्या है 2 kg किस वेग से चल रहा है 2 मीटर सेकेंड प्रति सेकेंड। अब टकराने के बाद इसका वेग की हमने क्या मान लिया V1 कितना हुआ 2 मीटर प्रति सेकेंड। इन्होंने हमसे पूछा टकराने के बाद इसका वेग V2 मान लिया हमने कितना होगा, तो यहाँ पे क्या बोल दिया हमने इसे V2 कितना होगा। अब सारे मान रख दो। M1 4 into 5 5 की गति से जा रहा है। M2 कितना 2 into 2, M1 फिर से 4 2 मीटर के वेग से जा रहा है, मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है। M2 2 V2 4 पंजे 20 2 दूनी 4 बराबर 8 प्लस 2 V2 24 माइनस 8 16 हो जाएगा। 2 V2 बराबर 24 माइनस 8 16, तो V2 कितना हुआ 16/2 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हमारा M2 जाएगा, क्योंकि इसके डबल वेग से था तो बहुत तेज लगेगा, तो इसमें त्वरण अधिक उत्पन्न होगा क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है। ठीक है, तो आंसर हमारे इस टाइप से न्यूमेरिकल्स आ जाए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में उन्होंने कहा एक शिकारी मशीन गन से 50 ग्राम की गोली को 1 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से दाग सकता है। एक 200 किलोग्राम का चीता 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उस पर झपटता है। चीते से अपने को बचाने के लिए उसे कितनी गोलियां दागनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने हमें क्या दिया, जो गोली है उसका द्रव्यमान 50 ग्राम, किलोग्राम में बदल लेंगे तो 0.05 किलोग्राम। कितने वेग से जाती है गोली का वेग इन्होंने हमें दिया है 1 किलोमीटर प्रति सेकंड बराबर 1000 मीटर प्रति सेकंड। चीते का वेग कितना है V2 मान लो, ये है 10 मीटर प्रति सेकंड, और उसका भार कितना है M2 200 किलोग्राम। अब इन्होंने कहा है कि जब चीता शिकारी के ऊपर झपटता है तो इसे रोकने के लिए इसे कितनी गोलियां चलानी पड़ेंगी। अगर गोलियों का संवेग, टोटल संवेग और चीते का संवेग बराबर हो जाए तो वो उसे रोक देंगे। ठीक है, करेक्ट। तो हमने कहा कि माना उसे n गोलियां चलानी पड़ी, तो हम क्या लिखेंगे n इंटू 1 गोली का रेखीय संवेग बराबर किसका, चीते का रेखीय संवेग। रेखीय संवेग बोल लो या खाली संवेग बोल लो, ठीक है, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो n इंटू M1 V1 बराबर M2 V2। एंड M1 लिखो भाई कितना 0.05। भाई दोनों चीजों का संवेग बराबर होगा तभी तो वो एक दूसरे को रोक पाएंगी। करेक्ट। अगर गोलियां हमारा संवेग बराबर नहीं हुआ तो चीता पहले आके झपट पड़ेगा। V1 कितना हुआ 1000, M2 200, V2 10, तो 0 0 0 कट गई सारी। तो n बराबर कितना हो गया 2/0.05, 0 5 चौक 20 40। तो शिकारी को मशीन गन से एक साथ धड़ाधड़ 40 गोलियां चलानी पड़ेंगी, तभी हमारा चीता रुक पाएगा, तभी उस पर इतना बल लगेगा कि वो वहीं उसका जो संवेग है वो 0 हो जाए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में उन्होंने कहा एक शिकारी एक 5 किलोग्राम की बंदूक से 50 ग्राम की एक गोली 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलाता है। बंदूक के प्रतिक्षेप वेग की गणना कीजिए। दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा यदि शिकारी बर्फ पर खड़ा है तब बंदूक के साथ उसका स्वयं का प्रतिक्षेप वेग कितना होगा यदि शिकारी का द्रव्यमान 75 किलोग्राम है। ठीक है, तो पहला हम निकालते हैं
बंदूक का प्रतिक्षेप वेग क्या, और इस स्थिति में शिकारी हमारा जमीन पर खड़ा है। सबसे पहले तो ये समझो कि शिकारी अगर जमीन पर खड़ा है और बर्फ पर खड़ा है तो क्या जमीन पर उस पे घर्षण बल लग रहा है जो उसकी गति का विरोध करेगा, तो इसलिए वो पीछे की तरफ नहीं जाएगा। पर बर्फ पर हमारा घर्षण बल बहुत कम हो जाएगा, तो बंदूक के साथ साथ शिकारी भी पीछे जाएगा। जिस वेग से बंदूक पीछे जाएगी उसी वेग से हमारा शिकारी भी पीछे जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा बंदूक है हमारी, mg कितना दिया है 5 किलोग्राम, बंदूक से 10 ग्राम की एक गोली जाती है। mb मीन्स मास ऑफ बुलेट, करेक्ट। तो वो कितना हो गया हमारा 10 ग्राम, यहां में से लिख लेंगे 0.001 किलोग्राम, करेक्ट। आप नहीं 0.01, सॉरी भाई मैथ गड़बड़ा गया मैम का, तो 0.01 किलोग्राम। अब हमें शिकारी का द्रव्यमान भी दिया है m, शिकारी को क्या कहते हैं हंटर, 75 किलोग्राम। तो पहली स्थिति में हमें निकालना है, इसका वेग है, गोली का वेग vb इन्होंने हमें दिया है 400 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले केस में पूछा कि बंदूक का प्रतिक्षेप वेग क्या होगा, तो ये कुछ ऐसा सा कंडीशन है। अभी ड्राइंग बस इतनी ही आती है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे रख के गन चला रहा, ठीक है, समझ लेना ये गन है, ठीक है। अब जब इसने चलाने से पहले क्या हुआ, विराम पे है, तो हमारा क्या हो, क्योंकि कोई बाह्य बल तो लग नहीं रहा है, तो P इनिशियल बराबर क्या लिख देंगे P फाइनल। प्रारंभ में देखो गोली भी आपकी ऐसे खड़ा है, वो बंदूक लेके, गोली भी रेस्ट पे, विराम पे, बंदूक भी विराम पे है। पहली बात हो रही है केवल बंदूक और गोली के बारे में, ठीक है। अभी ये जमीन पे खड़ा है तो इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। पहले भाग में बात हो रही है केवल और केवल बंदूक और गोली की, दोनों विराम पे हैं, करेक्ट। तो संवेग कितना हो गया, विराम पे है तो वेग जीरो, तो P इनिशियल 0, P फाइनल कितना होगा mg vg प्लस mb vb। चलाने के बाद गोली का वेग vb हो गया, हमारे बंदूक का वेग vg हो गया। इसे ही हम क्या कहते हैं प्रतिक्षेप वेग, जो हमें निकालना है। mg लिखो 5 vg प्लस mb कितना है 0.01, vb कितना है 400 बराबर 0। तो vg कितना हो गया 4/5, 0.8 मीटर प्रति सेकंड। किसमें आया माइनस में, माइनस क्या दिखा रहा है, गोली आगे जाएगी बंदूक पीछे जाएगी, उसकी दिशा को दिखा रहा है। तो बंदूक हमारी 0.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे की तरफ को जाएगी। सेकंड में इन्होंने कहा कि अगर ये बंदा बर्फ पे खड़ा हो जाए तो ये कितने वेग से पीछे जाएगा। तो एक और चीज, जिस वेग से बंदूक हमारे पीछे जाएगी उसी से तो सेम झटका इस आदमी को भी लगेगा। अभी भी यही चीज है, P इनिशियल बराबर P फाइनल, बाह्य बल तो कुछ भी नहीं लग रहा है, तो P इनिशियल अभी भी हमारा 0 है। P फाइनल अब क्या होगा, देखो इसका द्रव्यमान और गोली का द्रव्यमान लिखो, चलो m हंटर प्लस m गन, दोनों के दोनों सेम वेग से पीछे की तरफ को जाएंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि बंदूक पहले चलेगी बंदा पीछे बाद में जा रहा है, दोनों के दोनों सेम वेग से बंदा पीछे की तरफ को फिसलेगा तो बंदूक भी ऐसे ही पीछे की तरफ को जाएगी। हमने कहा b वेग से जा रहे हैं, प्लस mb vb हो गया। तो रखो हमें ये निकालना है, तो v बराबर क्या हो जाएगा माइनस mb vb बटे mh प्लस mg। mb कितना है हमारे पास 0.01, vb कितना है 400, mh कितना है हंटर 75 किलो का है, बंदूक है 5 किलो की, माइनस
यहां से करेंगे 0 0 0 0 कट गई, 4/80, 4 दूनी 8 0, 1/20, तो ये -0.05 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाएगा। देखो अब की बार कम हो गया बहुत, क्यों? क्योंकि आपका द्रव्यमान बढ़ गया ना। अब दोनों के बारे में वो पूछ रहा है, अब खाली बंदूक कितने से जा रही है वो नहीं, अब टोटल द्रव्यमान आपका 75 किलो बढ़ चुका है, पहले 5 था, अब 75 हो गया है, इसलिए वो बहुत कम वेग से पीछे की ओर दोनों जाएंगे। एक हल्का सा जर्क ही फील होगा। और माइनस क्या दिखा रहा है? दिशा को, कि गोली आगे गई, ये दोनों पीछे जा रहे हैं। एक हमारे इसी में केस आ जाता है कि बम है जो रखा हुआ और वो बम अगर फट जाता है तो तब आप संवेग संरक्षण से कैसे उसका निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारा बम है जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है। अब ये रखा हुआ है तो इसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया? 0। अब ये खुद से फट गया तो कोई बाह्य बल तो लग नहीं रहा। हमने कहा कि फटने के बाद क्या केस हुआ कि ये 1:2 के भाग में फटा, मीनिंग एक भाग इतना और एक भाग उसका डबल, कुछ ऐसा सा फटा है ना, इधर और इधर। जो ये हल्का वाला भाग है, इन्होंने कहा कि ये वेलोसिटी से कितनी से गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। इन्होंने पूछा है जो बड़ा भाग है वो किस वेग से जाएगा, और इसमें क्या बोला है कि जब ये फटा है तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, समान दिशा में जा रहा है ऐसे। तो निकालो। अब क्योंकि कोई बाह्य बल नहीं है तो फटने से पहले का संवेग बराबर फटने के बाद का संवेग, क्या लिखेंगे? P इनिशियल बराबर P फाइनल। P इनिशियल क्या हो जाएगा? mu बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, करेक्ट। mu तो कितना है? m, u कितना है? 0 बराबर, अब 1:2 में फूटा, ठीक है, तो एक m यहां, एक m, इसे m मान लो, m और 2m में वो फूट गया, ठीक है। तो यहाँ m v1 कितना है हमारा? 10 प्लस 2m v2 हमें निकालना है। ये किसके बराबर हो गए? 0 के। 2m कॉमन ले दो तो क्या बचा? 5 प्लस v2 बराबर 0। तो v2 कितना हो गया? -5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो जाएगा। तो अगर ये वाला टुकड़ा इधर को जा रहा है तो ये वाला टुकड़ा इधर को जाएगा। तो ऐसे हमारे होते हैं बम के केस, वो आपको बता देंगे। ये मान लो रेशो ना देके उसने ये कह दिया कि 1 किलो का बम है, वो 2 भागों में टूट गया, एक 25 ग्राम का, सॉरी एक 250 ग्राम का, एक आपका 750 ग्राम का, तो उससे निकालो, सेम चीज है। ऐसे करके आप उससे भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा है। इसमें इन्होंने कहा एक विस्फोटक विस्फोट के बाद 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें से 2 टुकड़े एक दूसरे के लंबवत क्रमशः 9 मीटर प्रति सेकंड व 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ जाते हैं। तीसरे टुकड़े की वेग व दिशा ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने हमें क्या दिया कि हमारे पास ये एक बॉम्ब था, ठीक है, इसका कुछ द्रव्यमान है, कुछ भी द्रव्यमान मान लो m1 है, ठीक है। प्रारंभ में ये रेस्ट पे है। जब ये फूटा तो 3 बराबर भागों में विभाजित हुआ। तो मीनिंग कैसे हुआ? ऐसे कुछ विभाजन हुआ, देखने में बराबर नहीं लग रहे हैं, ऐसा सब कुछ, ठीक है। ये भी m, ये भी m, ये भी m, तीनों बराबर टुकड़ों में ये बटे। अब इन्होंने कहा कि जो 2 टुकड़े थे वो एक दूसरे के लंबवत गए, तीसरा टुकड़ा किसी और दिशा में गया। तो कुछ ऐसा सा केस है, एक टुकड़ा ऐसे गया, एक ऐसे गया, ये तीसरा टुकड़ा हमने मान लिया कि ऐसे गया। हमें नहीं पता कि वो कितने कोण पे या कैसे वो गया। तो पहले टुकड़े का संवेग क्या हो गया? P1, दूसरे का P2, तीसरे का P3 संवेग। वेग भी इन्होंने हमें दिया है। पहले का वेग कितना दिया है? V1 9 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे का वेग कितना दिया है? V2 12 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है।
हमें निकालना है कि इसका वेग कितना है और ये किस दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, P इनिशियल बराबर P फाइनल, ठीक है, क्योंकि कोई बाह्य वेग तो इस पे बाह्य बल तो इस पे हमारा लग नहीं रहा है, तो हमने क्या लिखा, P इनिशियल बराबर P फाइनल। तब लिखो P इनिशियल क्या होगा, प्रारंभ में तो ये किस पे है, विराम अवस्था पे है, तो ये तो 0 हो गया। P फाइनल क्या है, P1 प्लस P2 प्लस P3, तीनों टुकड़ों का जो संवेग हुआ, करेक्ट, P2 प्लस P3। अब इसमें एक और चीज देखो कि हम कब रखते थे, P1 और P2 दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। अगर हम इनका परिणामी निकाल दे तो वो किस दिशा में आएगा, परिणामी यही तो आएगा। त्रिभुजाकार नियम से क्या होता था, ये वेक्टर है, इस वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दो अगर आप, ये आपका P1 हो गया, तो इसका परिणामी क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, P1 प्लस P2, और आपका P1 प्लस P2 किसके बराबर आ रहा है, P3 के, बट दिशा विपरीत है। देखो बच्चों, अगर ये चीज समझ नहीं आ रही है तो पहले आप वेक्टर वाली वीडियो देखो, क्योंकि फिजिक्स में बार बार ये सब चीजें आती रहती हैं, यूज होती रहती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि परिणामी वेक्टर कैसे निकालते हैं और वेक्टर का विस्थापन कैसे होता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, P1 प्लस P2 बराबर है P3 के, यहां हम ऐसे लिख सकते हैं P3 बराबर माइनस P1 प्लस P2। हमें क्या निकालना है, संवेग कितना होगा, तीसरे का संवेग क्या होगा, तो हमें चाहिए परिमाण। ये जो मॉडुलस लगा देते हैं इसका मतलब क्या है, हमें इसका परिमाण निकालना है, कितना होगा। अब पहले तो निकालो, P1 क्या है आपका, M V1 मीन्स 9M, P2 क्या है आपका, M V2 मीन्स 12M, P3 आपका क्या है, M V3 बोल दो, हमें नहीं पता उसका वेग कितना है, ठीक है भाई। ये M क्यों लिया, इन्होंने बोला था ना कि तीनों के तीनों बराबर भाग में फूटे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये M भाग का टुकड़ा जा रहा है, यहाँ पे भी M भाग का टुकड़ा, और इस दिशा में भी M भाग का टुकड़ा जा रहा है। चलो सारे मान यहाँ पे रखो। अब फिर से इसमें ये नहीं बोलना कि परिमाण कैसे निकाले, देखो वेक्टर का परिमाण निकाल रहे हो आप, ये आपका क्या है P2, ये आपका क्या है P1, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो P2 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर बराबर P1 प्लस P2 का, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, इसका मान जब आप निकालोगे तो ये मान कैसे निकलेगा, ये P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, इसका परिमाण क्या है M V3, P1 का मान क्या है 9M, तो 9M 81 M स्क्वायर प्लस P2 का मान क्या है 12M 144 M स्क्वायर, 4 1 5 8 4 12 225 M स्क्वायर, मीनिंग 15 M स्क्वायर। M V3, M से M कट गया, M स्क्वायर था तो M बाहर आएगा, M बाहर आएगा, तो V3 क्या होगा 15 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा टुकड़ा 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाएगा। अब हमें इन्होंने पूछा है कि किस दिशा में जाएगा, तो दिशा का मतलब क्या है, हमें कोण बताना है, या तो P1 से बता दो या P2 से बता दो कितने कोण पे वो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं अब हम। तो मान लो अगर हम इसका P2 से कोण बता रहे हैं, तो मीनिंग हमें कौन सा कोण निकालना है, ये। अब ये कोण हम किस दिशा में निकाल सकते हैं, हमें ये तो पता है, देखो ये एक सीधी रेखा है, तो ये वाला टोटल कितना है कोण 180 डिग्री। अगर किसी तरह से हम ये वाला निकाल लें, जो ये वाला कोण है, अगर किसी तरह से हम ये वाला कोण निकाल दें तो 180 माइनस दिस हमें पता चल जाएगा कि P2 से कितने कोण पे ये जा रहा है। क्या हम वो कोण निकाल सकते हैं? बिल्कुल, दो वेक्टरों के बीच का कोण है भाई, ये अल्फा है, तो tan अल्फा अगर हम निकाल लेंगे, अगर मैं इन्हें नाम दे दूं O, A और B, अगर मैं नाम दे दूं तो OA कितना है हमारे पास 12, P2 है ना OA, और P2 का मान कितना है 12M,
भाई देखो ये चीज ना, P बराबर mv, तो m कितना दिया हुआ mm, तो ये कितना हो गया 12m P2। P1 कितना हो जाएगा 9m, करेक्ट। तो लिखो अब, इसमें आया हमारा 10 अल्फा। 10 क्या होता है, लल्लू आम लाया, कहो कैसे आया, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा, लंब क्या है उसमें AB बटे OA। AB कितना है 9, OA कितना है 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 10 अल्फा हुआ 3 बटे 4, लंब बटे आधार। याद है कुछ, यहां से छोड़ोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें तो ये वाला कोण निकालना है ना, तो ये ट्रिक भी पता होना चाहिए। बहुत बार बोलिए, बहुत सिंपल है। आपका लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, आधार बड़ा है, ये 3 4, तो ये कितना हो गया 5। इसमें याद है ना, सामने की भुजा छोटी है तो ये कोण कितना होता था 37। अगर सामने की भुजा बड़ी होती तो ये कोण कितना हो जाता 53। तो 3 बटे 4 मीन्स ये वैल्यू हो गई 10 37 की। तो अल्फा कितना हो गया 37 डिग्री। अल्फा हमें पता चल गया 37 डिग्री। तो P3 जो है वो P2 से कितना कोण बनाएगा, ये वाला, करेक्ट। कैसे निकालेंगे, 180 माइनस अल्फा। P3 का P2 से कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। 180 माइनस 37, 10 में से 7 गए 3, 7 में से 3 गए, कितना बचा भाई 4, 5 6 7 4, 143 डिग्री कोण पर वो P2 से जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका कोण सिंपल निकल जाएगा। तो बहुत छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी सी ट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए। वेक्टर आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। अगर वेक्टर में गड़बड़ है तो आगे आगे बहुत यूज होता जाएगा। आपकी सारी सदिश राशियां आती हैं, न्यूमेरिकल करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले अपने वेक्टर बहुत अच्छे करो, और बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। वेक्टर की वीडियो आप देखो, परिणामी वेक्टर 2 या 2 से अधिक वेक्टरों का हम कैसे निकालते हैं वो आपको आना चाहिए, और 2 वेक्टरों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं वो भी आपको आना चाहिए। बाकी बची ये ऐसी छोटी छोटी सी ट्रिक, ये मैं बार बार बताती रहती हूँ। तो इसीलिए बच्चों, जब भी वीडियो देखो प्लीज केवल वीडियो मत देखो, वीडियो के साथ साथ अपने पेन पेंसिल अपनी कॉपी साथ लेके बैठो, साथ साथ में आप उसे नोट डाउन भी करो, तो आपको कॉन्सेप्ट याद रहेंगे सारी चीजें। कुछ चीजें मैं खाली बोल भी देती हूँ, ठीक है ना, आप नोट डाउन करते रहो। जब भी हम कोई न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं तो पहले वीडियो पॉज कर लो। कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया, एक बार अपने आप भी तो करके देखो हो रहा है या नहीं। अगर आप खुद से करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ अटके। मैं बता रही हूँ तो बड़ा सिंपल लगेगा, हाँ ऐसे 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 हो गया, करेक्ट। तो आप खुद से करके देखो तो आपको ज्यादा पता चलेगा, फिर ज्यादा समझ आएगा कि जहां आप गलती कर रहे थे उस चीज को आपने सही कर लिया, ठीक है ना। तो प्लीज न्यूमेरिकल जब भी मैं करूं पहले आप वीडियो पॉज कर दो, एक बार खुद से ट्राई करो कि आप उस न्यूमेरिकल को हिला भी पा रहे हो या नहीं। तो चलो ज्ञान बहुत हो गया, दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में उन्होंने कहा 100 किलोग्राम सहित के किसी तोप द्वारा 0.020 किलोग्राम का गोला दागा जाता है, मीन्स 200 ग्राम का गोला दागा जा रहा है। यदि गोले की नालुमुखी चाल 80 मीटर प्रति सेकंड है तो तोप की प्रतिक्षेप चाल क्या होगी, मीनिंग तोप कितने वेग से पीछे की ओर को जाएगी। तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, माना कि हमारा तोप के लिए हम क्या लिख रहे हैं, द्रव्यमान m1 है, कितना दिया हुआ है 100 किलो की तोप है, और तोप का वेग इन्होंने हमसे पूछा है कितना होगा। गोले के लिए हमने लिख लिया, उसका द्रव्यमान दिया हुआ है कितना 0.020 किलोग्राम, और वो किस वेग से जाता है m2 लिख लिया। वेग किसे क्या जाता है, वो 80 मीटर प्रति सेकेंड। हमें निकालना है कि तोप का प्रतिक्षेप वेग क्या होगा।
तो कुछ ऐसा सा सिस्टम दिया हुआ है ना, ऐसी होती है ना, तो ये आपके पहिए बिल्कुल पुराने स्टाइल वाली तोप, वो कुछ ऐसी सी होती थी ना, लग रही है तोप जैसी, मान लेना, ठीक है ना। अब ये तोप के अंदर गोला रखा हुआ है, ठीक है। तो शुरुआत में तो दोनों के दोनों स्थिर, तो अब क्योंकि कोई बाह्य बल नहीं है, एफ एक्सटर्नल क्या है, बिल्कुल वैसे करो जैसे आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लिख लिख के करना है, तभी पूरे मार्क्स मिलते हैं। एफ एक्सटर्नल 0 है, तो दागने से पहले का संवेग, दागने के बाद का संवेग। गोला दागने से पहले का संवेग बराबर गोला दागने के बाद का संवेग। सेम चीज जो मैं बोलती हूँ, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। पी इनिशियल क्या होगा, तो भी रेस्ट पे है, विराम पे है, गोला भी विराम पे है, दोनों के वेग शून्य हो गए, वेग शून्य तो संवेग शून्य, शून्य। यहां क्या आएगा, दागने के बाद वेग क्या हुआ, v1, m1 v1 प्लस m2 v2। चलो एग्जाम की बात हो रही है भाई, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। m1 u1 प्लस m2 u2, ये लिखोगे। u1 u2 आपके प्रारंभिक वेग हैं, तो u1 बराबर 0 है, u2 बराबर 0 है। टोटल कितना हो गया, 0। m1 कितना है, सो v1 हमें निकालना है। m2 कितना, 0.020, v2 कितना है, 80। निकालो भाई, m1 कितना होगा, माइनस 0.020 गुणा 80/100, 3 0, ठीक है। 2 0 कट गई, अब क्या बचा, 8 दूनी 16, 16/1000। तो अब इसमें लगा लो, आपका कितना हो जाएगा, 0.016 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आपकी तोप पीछे की तरफ को जाएगी। तो वही बात हो गई, चींटी हाथी को धक्का दे रही है, इतना सा गोला, इतनी बड़ी तोप को कितने वेग से, बिल्कुल नगण्य लगेगा, लगेगा कि हिली नहीं, वहीं की वहीं खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है बच्चों आपका, ये काफी बड़ा टॉपिक है। जब हम ऊर्जा संरक्षण का नियम करेंगे और जब हम वहां पे ये रेखीय संवेग संरक्षण लगाएंगे, तो आपका ये एक वीडियो में तो होने वाला नहीं है। तो यहाँ आपको ना एक ट्रेलर दिखाया है उस मूवी का, कि उसका ट्रेलर कैसा है। पूरी मूवी अभी वहां देखना, तब बड़ा मजा आएगा। बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स इस पे बन के आते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा आखिरी न्यूमेरिकल था। अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेरी मीनिंग आपका कुछ प्रश्न आपको मुझसे पूछना है, किसी चीज में कुछ परेशानी आ रही है, प्लीज पर स्टिक कीजिए केवल और केवल एजुकेशन की बातों पे, ठीक है। तो आपको फिजिक्स से रिलेटेड जो वीडियो आप देख रहे हैं या किसी न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मेल कीजिए। अभी स्क्रीन पे जो आपको मेरी ईमेल आईडी दिखाई दे रही है, उस पर आप मुझे मेल कर दीजिए जो भी आपकी परेशानी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी परेशानी को दूर कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।